गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई वर्ड कर। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी डीएलएड एंट्रेंस की जो क्लास है, उससे पहले 4 क्लास आपकी हो चुकी हुई है और ये जो क्लास है वो 5 है। बहुत सारे चीज़ों पर मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था और बताया था, और आज की भी जो क्लास है वो पिछले ही पैटर्न पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको कंटेंट भी पढ़ाएँगे और उसके साथ-साथ डीएलएड एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन 15 के करीब-करीब हम आपको उसको भी सॉल्व करके दिखाएँगे। तो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में वो चीज़ें मैच करेगी और इंशाल्लाह वो आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। जब हमारी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप पिछले साल का पीवाईक्यू भी मैं कराऊँगा और आप भी उसको प्रैक्टिस में करके देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मैं उन्हीं सब चीज़ों को जब कंटेंट पढ़ा लेता हूँ तो लास्ट में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं सब चीज़ों के बारे में कराता हूँ और विस्तार से बताता हूँ। चलिए, तो ग्रामर का ही सवाल 90% से भी ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम उर्दू में पूछा जाता है। उर्दू ग्रामर से तकरीबन 90% क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है और हर साल का अगर पीवाईक्यू चेक किया जाए तो किसी साल ऐसा नज़र आता है कि 95% उर्दू ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ 5 या 8% उर्दू अदब से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उर्दू अदब का भी पढ़ना ज़रूरी है। आज हम आपको ग्रामर के बारे में पढ़ा रहे हैं और आपको ढंग से समझाएँगे भी, बताएँगे भी। तो आज हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपने जामिद की 2 किस्में पढ़ा था, इसमें नकरा और इसमें मारिफा। आज जो है ये इसमें नकरा है। इसकी जो है 7 किस्में आती हैं। इसमें नकरा को इंग्लिश में हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसमें मारिफा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो जो इंग्लिश की ग्रामर है उसके ज़रिए भी आपको उर्दू की ग्रामर में मदद मिलेगी, और उर्दू के भी ग्रामर को आप पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मदद मिलेगी। चलते हैं, आज हम इसमें नकरा की किस्मों को समझते हैं। इसमें नकरा का डिफिनेशन इससे पहले भी बता दिया था, फिर बता रहा हूं कि आम चीजों को जो कॉमन हो या आम चीजें जनरल समझी जाए, वो इसमें नकरा कहलाती है। उसकी 7 किस्में हैं। इसमें नकरा का पूरा डिफिनेशन यह है कि इसमें नकरा वह इसम है जिससे एक ही तरह की बहुत सारी चीजों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें कभी समझी जाए, जैसे कलम है, किताब है, शहर है, आदमी है, दरख्त है, घोड़ा है। तो अब ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल आम है, ये कभी की जगह इसमें समझा जाए, समझा जाए, समझा जाए होगा। जैसे कलम है तो आम कलम है, उसके अंदर जो भी कलम है सब आ जाएगा। किताब है, इसमें हर तरह की किताब है, इसको कॉमन रखा गया है, टकरा है। जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो किताब हो गया आम। इसी तरह शहर है, कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस तरह की बहुत सारी शहरें इसके अंदर आ जाएगी, इसलिए ये आम ही रहेगा।
इसी तरह आदमी है, मनुष्य है, तो वो मनुष्य और आदमी जो ये लफ्ज़ है ये कॉमन है, ये आम है। इसके अंदर हर तरह के आदमी, हर तरह का मनुष्य, बूढ़ा, जवान, बच्चा, मोटा, पतला, हर तरह का इसके अंदर जमा हो जाएगा। ये आपको इसमें नकरा कहलाएगा, यानी कॉमन नाउन कहलाएगा। दरख्त है, कोई सा भी दरख्त हो सकता है। दरख्त माना पेड़, जैसे आम का, लीची का, इमली का, और इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं। इसलिए दरख्त भी जो है आपको इसमें नकरा में आएगा। घोड़ा है, तो घोड़ा में भी कई किस्म है, घोड़े की प्रजाति है उसके अंदर, जैसे ईरानी घोड़ा, और इसके अलावा हिंदुस्तानी घोड़ा, और इसके अलावा भी बहुत सारे ममालिक में, मुल्कों में घोड़े की किस्में हैं और पाली जाती है, तो वो भी सारी चीजें घोड़ा के अंदर दाखिल हो जाती है। ये जो बताया मैंने आपको, इसमें नकरा की तारीफ बताया, उसकी परिभाषा बताया, उसका डिफिनेशन बताया। अब हम चलते हैं, इसमें नकरा की 7 किस्में होती है। इसमें नकरा की तकरीबन 7 किस्में होती है। अब हम एक की पहले किस्में बता रहे हैं, फिर एक-एक पर चर्चा करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। पहला है इसमें ज़ात, दूसरा है इसमें सिफत, तीसरा है इसमें कैफियत, चौथा है इसमें इस्तिफ़हाम, पाँचवां है इसमें मुसग्गर, और छठा है इसमें मुकब्बर, और सातवां है इसमें तादाद। अब समझेंगे इसमें ज़ात, कि इसमें ज़ात हम किसे कहते हैं, इसको ज़रा हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात वो इसमें नकरा है जिसका ज़ाहिरी वजूद हो। ज़ाहिरी कहते हैं जो चीज़ें बाहर में दिख रही है, जैसे किसी का हाथ है, कान है, नाक है, तो ये ज़ाहिर में है। और बातिन बोलते हैं जो उसके अंदर का हिस्सा है, जैसे अंदर में खून है और दूसरी चीज़ें हैं, ये सब उसका बातिनी हिस्सा हो गया, यानी अंदरूनी हिस्सा। इसका डिफिनेशन बताया, इसमें ज़ात वो इसमें नकरा है जिसका ज़ाहिरी वजूद हो और उसकी ज़ात दूसरी चीज़ों से अलग समझी जाए, यानी वो चीज़ें उसमें मिक्स ना हो सके। जैसे किताब है, इसकी अपनी ज़ात है, इसी तरह रहीम एक आदमी है, इसकी अपनी ज़ात है। यानी किताब और इंसान को, मनुष्य को अगर एक जगह रख दिया जाए तो दोनों मिक्स नहीं हो सकता है, बल्कि अलग ही अलग नज़र आएगा। इसी तरह कलम है, कलम को रख दिया जाए और किताब को रख दिया जाए तो दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती एक दूसरे, वो कभी भी कितना भी करीब रख दिया जाए वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो वही कहा कि इसमें जात कहते हैं उसी को का ज़ाहिरी वजूद हो और उसकी जात जो है दूसरी चीज़ों से बिल्कुल अलग समझी जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है और इसके अलावा ये चीज़ें हैं, तब इसको हम एक साथ पकड़ भी लें तो आप देखिएगा ये दोनों चीज़ें मिल नहीं सकती, फिर इसका अलग करना बहुत आसान है। लेकिन कोई चीज़ें सेम हो जाए, जैसे चावल है और 2 तरह की चावल को हाथ में मिला दिया, अब उसको निकालने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उसका वजूद लगभग एक ही तरह का है। दूसरा है इसमें सिफत, जिसको इंग्लिश में हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उर्दू में उसको सिफत बोलते हैं। उसके आगे लग गया सिर्फ इसमें सिफत। इसमें सिफत वो इसमें नकरा है जिससे मालूम हो कि वो चीज़ कैसी है। जैसे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ कैसी है। कैसी होने का मतलब यह है कि वो चीज़ें काली है, गोरी है, हरी है, वो सारी चीज़ें। इसमें मैंने जैसे मिसाल दिया कि लाल है, आपको ये पता चलेगा कि ये लाल ही है। इसी तरह बड़ा है, तो ये मालूम हो रहा है कि ये बड़ा है, अलग चीज़ है छोटे से। इसी तरह नीचा है, तो ये चीज़ें नीचे ही मालूम हो रही है, ऊपर की तरफ नहीं। उजला है, मीठा है, नमक है, बद वगैरह। बद माने बुरा होता है, बद का माना याद रखिएगा, उर्दू का बेहतरीन शब्द ये, बद माने बुरा होता है, बद माने बुरा होता है। तो कहा कि इसमें सिफत वो इसमें नकरा है जिससे मालूम हो कि वो चीज़ें कैसी है। आपको वो चीज़ें मालूम होगी, जैसे छोटा है, बड़ा है, काला है, उजला है, मीठा है, खट्टा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल मालूम हो रही कि कौन चीज़ क्या है। तीसरा है इसमें कैफियत, वो इसमें नकरा है जिससे कोई कैफियत मालूम हो। कैफियत का माना यहाँ कर लीजिए आसान में महसूस, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैफियत का माना महसूस कर लीजिए तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ये चीज़ें समझ में भी आएगी। जैसे जवानी है, तब ये महसूस कराने की चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो गया बच्चा, उसके
सर पर लिख दिया गया कि आज से तुम बड़ा हो गया, नहीं। बड़ा होने का मतलब वो खुद महसूस होता है, वही कैफियत है। इसी तरह कोई बचपन के हिस्से में है तो उस पर नहीं लिखा जाता है उसके सर पर कि आप आज से आपका बचपना शुरू हो गया, बल्कि वो बच्चा है तो उसको खुद समझ में आता है। जब वो जवान होता है उसको ये भी बात समझ महसूस करता है, और जब वो बुढ़ापे में जाता है तो कोई बूढ़ा के सर पर नहीं लिखा जाता, तो उसका कोई स्टिकर नहीं साटा जाता कि आप बूढ़े हो गए हैं। ये चीज़ें हिस्सियात में आती है, यानी महसूस, उसी को हम कैफियत कहते हैं। जैसे बुढ़ापा आ गया, लड़कपन आ गया, खटास आ गया, मिठास आ गया, ये सब चीज़ें महसूस करने की चीज़, इसीलिए इसको हम इसमें कैफियत कहते हैं। चौथा है इसमें इस्तिफ़हाम, कहा कि वो इसमें नकरा है जिसके ज़रिया कुछ दरियाफ़्त किया जाए। अब इसको आसान में समझ लीजिए, दरियाफ़्त थोड़ा-सा हार्ड वर्ड हो गया उर्दू में, लेकिन इसको हम आसान में समझते हैं। दरियाफ़्त के माना आते हैं सवाल, यानी क्वेश्चन। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंग्लिश में हम पूछते हैं, या सवालिया निशान उसको उर्दू में कहते हैं। तो उसके ज़रिया, यानी किसी भी ज़रिया, जैसे व्हाट है तो इसके ज़रिए क्या किया जाएगा? सवाल किया जाएगा। ये आपको इसमें इस्तेफ़हाम हो गया। उर्दू में होता है कौन, कब, कहाँ, कितना, कैसा, क्या। तो ये चीज़ें हो गई इंग्लिश में, जैसे व्हाट है, व्हाई है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिया क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसी तरह उसको उर्दू में हम इसमें इस्तिफ़हाम बोलते हैं। 5वां है इसमें मुसग्गर, तो प्रोनाउंसिएशन सही समझिए, इसमें मुसग्गर। बहुत से इसको इसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ने में भी गलती कर देते हैं, तलफ़्फ़ुज़ को सही तरीके से नहीं पढ़ समझ सकते हैं। उर्दू में जिसको तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो यहाँ इसमें मुसग्गर वो इसमें नकरा है जिससे किसी इस्म की छोटाई मालूम हो, यानी छोटाई का मतलब होता है कि वो ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड, ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो चीज़ आपको आपको बिल्कुल छोटी मालूम हो रही है। अब 2 तरीका होता है, एक तो होता है कि कोई चीज़ का हिस्सा छोटा-बड़ा होता है, और एक तरीका ये है कि ऐसे लफ्ज़ के ज़रिया इंसान को बोला जाता है जिससे उसकी छोटाई मालूम होती है। यानी उसको लग रहा है कि मुझे वेट ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, मेरी बात को वज़न नहीं ज़्यादा दिया जा रहा। तो दोनों चीज़ें हो जाएँगी। जैसे दरीचा है, अब खिड़की है एक बड़ा हिस्सा, उसमें एक रोशनदान बना हुआ रहता है। तो रोशनदान जो रोशनी के लिए छोटा-सा बना रहता है, तो खिड़की नहीं है लेकिन उसी के मानिंदे तो वो दरीचा हो गया। इसी तरह डिबिया है, के बाद जो है बिटिया है, ये सब लफ्ज़ है उर्दू के। इसी तरह पलंगड़ी है। कैसे? पलंग होता है, बड़ा-सा हिस्सा होता है। जैसे आप अमूमन उसको, ऐसे भी लोग घर में पलंग रखते हैं, लेकिन शादी-ब्याह के मौके पर देखिए तो पलंग एक बड़ा-सा हिस्सा इंसान को मिलता है। और पलंगड़ी जो होता है, जिस पर एक आदमी रह सके, उसको हम पलंगड़ी बोलते हैं। लेकिन अपने उर्फ में क्या करते हैं कि बड़ा पलंग और छोटा पलंग, दोनों को हम एक ही लफ्ज़ के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है बाग है, तो बाग हो जाता है, पूरे हिस्से को हम बाग कहते हैं। जैसे तो हम पार्क कहते हैं, ये बाग है। तो अब इसके अंदर पूरा मान लीजिए, पूरा ये बाग है, ये पार्क है, और इसके अंदर आदमी के टहलने का हिस्सा बना हुआ है, और यहाँ पेड़-पौधे का हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ बैठने का हिस्सा है, और बीच में फील्ड खाली है बच्चों के खेलने का, खेलने की जगह है। खेलने की जगह मान लीजिए, यहाँ पर फूल की जगह मान लीजिए, यहाँ पर आदमी को बैठने की जगह मान लीजिए, बैठने की जगह मान लीजिए, और ये है सड़क, अगर किसी को घूमना है, जगह है। तो बाग जो बोलेंगे तो पूरे हिस्से को हम बाग बोलेंगे। पूरा जो ये हिस्सा आ रहा है, ये आपको बाग में आ रहा है। लेकिन जब हम बागीचा बोलेंगे तो यहाँ पर पेड़-पौधा और ये फूल वगैरह का ये हिस्सा है, ये आपको बागीचा में कहलाएगा। क्या चीज़ हिस्से में कहलाएगा? बागीचा, बागीचा कहलाएगा। तो ये जो हिस्सा हो गया, ये आपको बागीचा हो गया छोटा-सा, पूरा हो गया बाग। वही चीज़, उसी चीज़ को हम समझाना चाह रहे थे कि पलंगड़ी की मिसाल दी थी। बाग बोलते हैं पूरे पार्क के हिस्सा को, बागीचा बोलते हैं जहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं और तरह-तरह की खुशबू है, फूल है। तो ये छोटी चीज़ें हो गई, तो ये कहलाएगा इसमें मुसग्गर। छठा है इसमें मुकब्बर, उसी का उल्टा। जैसे पलंग मान लीजिए तो पलंगड़ी से बड़ा है। इसी तरह बाग मान लीजिए तो बागीचे से बड़ा है।
इसी तरह खिड़की है, ये दरीचे से बड़ा है। इसी तरह देग और देगची है, तो देगची जो अमूमन घरों में है, और देग है जो शादी ब्याह के हिस्से में ज्यादा पकवान वगैरह बनाया जाता है, तो बड़ा सा होता है। तो इस तरह का चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं। जरा इसमें मुकब्बर की हम डिफिनेशन देखते हैं, तारीफ परिभाषा। इसमें मुकब्बर वो इसमें नकरा है जिससे किसी इस्म की बड़ाई मालूम हो, यानी जो भी बड़ा बयान करने वाला शब्द है, लफ्ज है, वो सब इसमें मुसग्गर को चाहता है। जैसे इसमें मुकब्बर, सॉरी, इसमें मुकब्बर को चाहता है, जैसे वह इसम है जिससे किसी इस्म की बड़ाई जाहिर हो, तो उसको हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। जैसे शाहरा, पहले जमाने में बहुत पुरानी उर्दू में ये सब लफ्ज इस्तेमाल होता था, और ये बादशाहों के लिए, जैसे शहनशाह, शाहरा, इसी तरह जहां पनाह, आली जहां पनाह, इसी तरह सरकार, इसी तरह हम हजरत भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसमें मुकब्बर के अंदर आती है। तो ये तो लफ्ज की बड़ाई हो गई। और इसी तरह उसका जो छोटा हिस्सा है, जो भी, जैसे मिसाल बताया अभी, देगची छोटा हिस्सा है, देग उसका बड़ा हिस्सा है, तो वो भी इसमें मुकब्बर हो गया। इसी तरह दरीचा छोटा खिड़की को बोला जाता है, और खिड़की एक बड़ा सा हिस्सा हवादार होता है, ये इसमें मुकब्बर की मिसाल हो गई। तो ये जो मैंने आपको 6 चीजें पढ़ाई है, और 7वां इसी का हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो है इसमें तादाद। क्या है? इसमें तादाद है। और 7वां है इसमें तादाद, वो इसमें नकरा है जिससे किसी इस्म की तादाद यानी गिनती, तादाद या गिनती। ये तादाद जो लफ्ज है, ये आपको बेहतरीन उर्दू में इस्तेमाल होता है। हम बेहतरीन उर्दू इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो बेहतरीन उर्दू में कोई अगर सख्त अल्फाज भी कहे तो आपको बहुत अच्छा मालूम होगा। जैसे अगर किसी को एक तमाचा, यानी एक तमाचा किसी को मारना है, तो उर्दू में उसको बेहतरीन उर्दू में कहेंगे कि मैं अपने दस्ते मुबारक से आपके रुखसारे मुबारक पर एक ऐसा दस्त मारूंगा कि आपका चेहरा ची बजबी हो जाएगा। तो लगेगा ही नहीं कि कोई हार्ड वर्क कर रहा है। बहुत प्यारा वर्ड उर्दू में, इसी को तादाद बोलते हैं बेहतरीन उर्दू में। और उसको हम बहुत आसान से आसान उर्दू में लीजिएगा तो हम गिनती बोलते हैं, तो गिनती। इसमें तादाद जो, या इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं आप, कंटेबल नाउन जो भी है जो काउंट करते हैं हम, वो सारी चीजें इसमें तादाद में आ जाती है। जैसे 100 है, 1000 है, 10 है, वगैरह है। ये सब चीजें इसमें तादाद का माना ही है गिनती के। इंग्लिश में उसको कंटेबल नाउन कह लीजिए, जो चीजें काउंट की जा सके वो इसमें तादाद कहलाएंगे। ये जो अभी 7 चीजें मैंने पढ़ाई है, वो जहां से मैंने पिछले क्लास में आपको छोड़ा था, इसमें नकरा और मारफा के तरीके से, तो इसमें नकरा की ये 7 किस्में हुई। किसी को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी या कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि इसमें नकरा की ये 7 किस्में हैं। इसके बाद हम इसमें मारफा की 7 किस्में पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लास फिर आगे चली जाएगी तो फिर, क्योंकि वो दूसरे हिस्से में चले जाएंगे तो आपको समझाना मुश्किल होगा, फिर क्लास रुककर 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ये दूसरा टॉपिक है। चलिए, थैंक यू। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, इसका मतलब क्लास समझ में आ रही है। चलिए अब अगली चीजों की तरफ हम चलते हैं। अब है इसमें मारिफा। शुरू में समझाया था आपको, जामिद की 2 किस्में, इसमें नकरा और इसमें मारफा। उसको इंग्लिश में हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन करते। कॉमन नाउन को तो मैंने पढ़ा दिया इसमें नकरा के तरीके से। अब हम चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ, जिसको हम उर्दू में इसमें मारफा कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे इसमें मारफा और इसमें नकरा का एक दूसरा नाम भी है जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। इसमें नकरा का, इसमें नकरा
इसमें मारिफा का एक दूसरा नाम भी है। तो नकरा का एक नाम इसमें आम है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। और एक है इसमें खास। क्या है? इसमें खास। एक है इसमें आम और एक है इसमें खास। तो हम आम खास भी बोलते हैं। तुम क्या बोलते हैं? आम खास भी बोलते हैं। एक इसमें आम हो गया, तो नकरा का एक दूसरी किस्म है। और ये इसमें मार्फा की किस्म हो गई, तो इसमें खास भी हम बोलते हैं। अब आइए, इसमें मारिफा वो इसम है जो किसी खास जगह या आदमी या चीज को बतलाए, जैसे अहमद, पटना, गंगा, जमुना, हिमालय वगैरह। इसमें मारिफा में क्या है कि ये प्रॉपर नाउन है, तो ये खास खास चीजों को बयान करेगा। जैसे हिंदी में हमने पढ़ा होगा ग्रामर के अंदर, कोड के अंदर और दूसरे ग्रामों के अंदर, कि वो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम नाउन कहते हैं। अगर वही खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम अगर बताया जाए तो हम खास कहते हैं। तो यहां पर इसमें मारिफा की जो मैंने डिफिनेशन बयान किया, तारीफ बयान किया, जैसे इसमें अहमद है, तो लड़का है, जनरली है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें अहमद कर दिया तो खास हो गया। इसी तरह पटना है, जगह में बहुत सारा हिस्सा और जगह है, तो पटना आ गया तो खास हो गया। इसी तरह गंगा है, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, ये खास हो गया। पहाड़ में बहुत सारा हिस्सा है, लेकिन उसमें हिमालय आ गया तो हिमालय पहाड़ खास हो गया। तो जो खास हुआ वही इसमें मारिफा है, और उसको हम इसमें खास भी कहते हैं। अब इसमें मारिफा की तकरीबन 7 किस्में बयान की गई है। इसमें मारिफा की 7 किस्में क्या है? नंबर 1 में है अलम, नंबर 2 में है ज़मीर, नंबर 3 में है इशारा, नंबर 4 में है इसमें मौसूल, नंबर 5 में है इसमें मुज़ाफ, नंबर 6 में है माहूद, और नंबर 7 में है मुनादा। सब में हम इसमें इस्म लगा सकते हैं। पहला है अलम। वो इसमें मार्फा है जो किसी खास जगह या चीज या शख्स के नाम को बताए, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा, दिल्ली वगैरह। जो इसमें मारिफा था उसी का यहाँ नाम चेंज करके इसमें अलम कह दिया गया है। दूसरा है जमीर। वह इसमें मारिफा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वह सब, हम सब, तू, तेरा, मेरा, अपना, आप, उन लोगों वगैरह। ज़मीर, ज़मीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन की जगह इस्तेमाल, जैसे ही है, शी है, इस तरह की चीजें हम नाम को हटाकर और ही, शी के जरिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह उर्दू में हम प्रोनाउन को ज़मीर बोलते हैं और इसमें ज़मीर भी बोलते हैं। ज़मीर का जैसे वह सब हो गया आपको इंग्लिश में, जिस तरह आई है, वी है, यू है, योर है, इस है, इसी तरह डैट है, ये सारी चीजें। तो उर्दू में इस तरह का यह सब और वह सब, दीज दोस्त आता है। उसी तरह उर्दू में यह सब होता है, वह सब होता है। और जमीन में आपको बहुत तरीके का आ सकता है, जैसे तेरा, तेरी, तुझको, मेरा, मेरी, मुझको, हमारा, हमारी, हमको। इस तरह की चीजें जमीन में आ सकती है। जमीर की भी आगे बताई गई है, कई किस्में आती है। जमीर की अव्वलन 3 किस्में हैं। जमीरे, इसको आप डिटेल में समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कठिनाई ना हो। एक है ज़मीर मुतकल्लिम, एक है ज़मीर गायब, मुतकल्लिम हाज़िर, गायब। मुतकल्लिम जो खुद बात करता हो। हाज़िर जो सुन रहा है, यानी जो बातों को सुन रहा है वो हाज़िर है।
गायब, जिसके बारे में बात किया जाए। डिफिनेशन बहुत लंबा है लेकिन यहाँ शॉर्ट कर दिया। मुतकल्लिम कहते हैं जो खुद बात करता है, जैसे मैं मुतकल्लिम हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, आप सामने सुन रहे हैं तो हाजिर हो गया। गायब है कि ऐसे शख्स जो मौजूद ना हो। उसी को इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से करते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आदमी खुद बात करता है। सेकेंड पर्सन सामने वाला होता है जो बातों को सुन रहा है। थर्ड पर्सन मौजूद नहीं, जो गायब है, उसको कहते हैं। फिर इसकी भी तीन किस्में हैं। इसमें भी मुतकल्लिम में आपको वाहिद जमा दोनों आती है। हाजिर में भी वाहिद जमा दोनों आती है। गायब में भी हाजिर वाहिद जमा दोनों आती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लुरल हो गया। इसी तरह सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो गया, सेकेंड पर्सन प्लुरल हो गया। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया और थर्ड पर्सन प्लुरल हो गया। उसी को उर्दू में वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब, उन सब चीजों को हम उर्दू में कहते हैं। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई होगी। अब चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए समझना। ज़मीर के बारे में ये पूरा डिटेल था जो मैंने बता दिया। ज़मीर की बहुत सारी किस्में आती हैं, जहाँ पर वो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह वहाँ पर और डिटेल में पढ़ा देंगे। अब आगे चलते हैं इसमें मार्फा की तीसरी किस्म में। इसमें मार्फा की तीसरी किस्म क्या है? इसमें इशारा, वो इसमें मार्फा है जो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यह सब, वह सब, उनको, उनका, उसको, ये सब जितना है सब इशारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें इशारा की भी दो किस्में हैं, एक इशारा करीब और एक इशारा बाईद। यानी कभी पास की चीजों के लिए इशारा किया जाता है और कभी दूर चीजों के लिए इशारा किया जाता है। तो अलिफ इसमें इशारा करीब, वो इसमें इशारा है जिससे नजदीक चीज की तरफ इशारा किया जाए। जैसे यह मकान, यह किताब, यह सब, यह के जरिए करीब चीजों के लिए इशारा किया जाता है। बाईद, इशारा बाईद, वह इसमें इशारा है जिससे दूर की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वह मकान, वह कलम, वह किताब, यह सब वगैरह, वह सब वगैरह। तीसरा है इसमें मौसूल, वो इसमें मार्फा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर, वस्फी जुमला कहते हैं उस जुमले के अंदर कोई खूबी होगी तभी वो समझ में आवेगा, सेंटेंस या वो जुमला आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसमें मौसूल वो इसमें मार्फा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना मानी न बताए। जैसे जो शख्स जिस जगह वगैरह, उस जगह को हम सिला भी कहते हैं। यानी जो चीजें उसमें मदद कर रही है और बयान कर रही है उसको हम सिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम सिला भी बोलते हैं। अब इसमें आता है एक मुजाफ, में मारिफा में एक आता है मुजाफ। इसको डिटेल में समझ, अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इस्म के साथ, यानी ये सिंगल नहीं होगा, इसका लगाव किसी न किसी इस्म के साथ आएगा। जैसे खुदा का बंदा, खुदा का बंदा, तरह शफी हैदर का कलम, इसमें बंदा, कलम, लगाव और शफी हैदर की तरफ है। यानी एक मुजाफ होता है, एक मुजाफले होता है। एक है जिसके तरफ इशारा किया जाए और एक है जिसको इशारा किया जाए। दोनों चीजें हैं अलग अलग। नोट, जिसकी तरफ लगाव हो उसको मुजाफ इलैह कहते हैं, यानी जिसकी तरफ लगाव हो जाए। जैसे यहां पर खुदा का बंदा कहा गया और बंदा और कलम का लगाव और शफी हैदर की तरफ, ये मुजाफिले हो गया। मुजाफ कहते हैं जिसका लगाव हो।
मुज़ाफ एक कलमा है जो दूसरे से रब्त को ज़ाहिर करता है। रब्त बोलते हैं ताल्लुक को, ज़ाहिर करता है। जिस लफ्ज़ का लगाव या निस्बत दूसरे की तरफ हो, तो हम मुज़ाफ कहते हैं। और मुज़ाफ इलैह जिस लफ्ज़ की तरफ लगाव या निस्बत ज़ाहिर की जाए, उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं। जैसे महमूद का कलम, इस फ़िक़रा में कलम मुज़ाफ है और महमूद मुज़ाफ इलैह है, क्योंकि महमूद की तरफ लगाव को, कलम को ज़िक्र किया गया है। अब जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है, जो चीज़ें और अभी पढ़ानी बाकी है, अब थोड़ा-सा हम पीवाईक्यू का कुछ ऑब्जेक्टिव करा दें। इससे आपको कंटेंट के साथ-साथ डीएलएड एंट्रेंस में आपको उर्दू ऑब्जेक्टिव पर भी पकड़ हासिल होगी। जैसे-जैसे मेरा क्लास चलता रहेगा और इंशाअल्लाह पूरी क्लास खत्म होगी, आपको तकरीबन 250 से 300 ऑब्जेक्टिव भी 300 के करीब हम अच्छे तरीके से करा देंगे। उसके बाद भी इंशाअल्लाह अगर क्लास चलती ही रहेगी, तो तकरीबन 400 के करीब भी हो सकता है। और एग्ज़ाम में जो आपको पूछा जाएगा, तो आप जान ही रहे हैं, चीज़ों को समझ ही रहे हैं कि लैंग्वेज में 25 का लगभग आता है, तो आप आसानी से उस चीज़ों को सॉल्व कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो उर्दू का एग्ज़ाम में ना आता हो। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। आगे है 62 में है, दर्जा ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? दर्जा ज़ैल, मंदरजा ज़ैल, ये सब क्वेश्चन बनाने का तरीका है। दर्जा ज़ैल का मतलब होता है नीचे, या मंदरजा ज़ैल है, इसका भी माना होता है नीचे। और लिखा होता है मंदरजा बाला, अगर बाला करके लिखा रहे तो ऊपरी हिस्सा होता है, दर्जे बाला। तो इसमें बताइए सभी स्टूडेंट कि दर्जा ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? लड़की, किताब, लड़का, कुर्सी। जी, आंसर आप लोग को देना है ऑब्जेक्टिव। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर सही बताइए। हर आंसर के लिए हम आपको 10 से 15 सेकंड देंगे बस। आपको जल्दी सॉल्व करना है। अगर आपने कर लिया ओरल टाइप में, तो आप वहाँ भी ओएमआर शीट पर आसानी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। इसका जवाब होगा ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़। मुज़क्कर समझिए मेल, तो आपको लड़का होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? लड़का होगा। लड़का होगा, क्योंकि मुज़क्कर के माना ही मेल के आते हैं। 63, 63 का मतलब होता है इससे पहले हम 62 तक करा चुके हुए हैं। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव में चल रहे हैं आगे की तरफ। जुमला अहमद की टोपी लाल है, ये सिफत की निशानदेही की। सिफत का मतलब हो गया, में एडजेक्टिव बताइए कि जुमला में अहमद की टोपी लाल है, ये सिफत की निशानदेही। अहमद है, टोपी है, लाल है। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। जी, इसका सही आंसर होगा लाल। इसलिए इस वजह से कि जो सिफत है वो खूबी को जाहिर करता है, यानी बताता है कि वो चीजें कैसी है। आपको डिफिनेशन में इससे पहले भी पढ़ाए भी हैं। यस, तो यहाँ पर लाल ही इसके बारे में बता रहा है पूरे जुमले के अंदर। अहमद की टोपी, यानी उसकी टोपी कैसी है, तो कैसी बमाना लाल है। अब है क्वेश्चन नंबर 64। जुमला बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें फेल कौन सा है? यानी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस है, और इसमें आपको फेल बताना है, यानी वर्ब, क्रिया बताना है कि कौन सा है। सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब दें।
जी, जवाब होगा खेल रहे लफ्ज होगा। खेल रहे जो है यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि खेल रहे हैं तो एक तरीके से वर्क कर रहे हैं। खेलना कूदना ये सब चीजें एक तरीके से वर्क में ही आता है, काम में ही आता है, और यही फेल कहलाता है। आगे है 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है। हरूफ दो हिस्से में बटा हुआ है। हरूफ तहजी को अगर हम देखेंगे तो हरूफ तहजी दो हिस्सों में बटा हुआ है। हरूफ तहजी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। इसको डिटेल में समझ लीजिए। कुल हरूफ तहजी 51 है, बाज लोगों ने 52 भी कहा है। इसमें से 36 हरूफ मुफरद है और 15 हरूफ मुरक्कब है। इसका राइट आंसर जो होगा सही वो सी होगा, यानी मुरक्कब होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने में है। हाल, मुस्तकबिल, माजी, अम्र। सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब बयान करेंगे, बताएंगे। क्या है इसका सही आंसर। अब चारों ऑप्शन को हम बताते हैं, डिफाइन करते हैं बड़ी बढ़िया तरीके से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाल बोलते हैं जो मौजूदा जाना है, यानी प्रेजेंट में जो चीजें चल रही। मुस्तकबिल बोलते हैं उसी को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। माजी जो है पास्ट टेंस हो गया। अमर जो है जिसमें ऑर्डर या हुक्म दिया जाए, जैसे असर्टिव वगैरह में आते हैं चीजें। तो वह लोग काम कर रहे थे, काम कर रहे थे का लफ्ज इस्तेमाल। तो ये जो थे है ये आपको माजी कहलाएगा। आंसर इसका सही होगा, क्योंकि माजी कहते ही है जो गुजरे हुए जमाना में, यानी जो चीजें गुजर गई हुई है उसी को हम माजी कहते हैं, उसी को पास्ट कहते हैं। इस तरह के जैसे आपने पढ़ा होगा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, हिंदी में भी पढ़ा होगा। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पढ़ा होगा। उर्दू में उसको हम माजी, हाल, मुस्तकबिल बोलते हैं। तो यहाँ पर माजी होगा आंसर, गुजरा हुआ जमाना में। यही हिंदी के हिसाब से काल हो गया और इंग्लिश के हिसाब से यही पास्ट टेंस होगी। तो सही जवाब आपका माजी होगा। क्वेश्चन है 67 में किसी काम करने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि काम करने वाले को क्या कहते हैं। इसिम कहते हैं, फेल कहते हैं, फाइल कहते हैं, सिफत कहते हैं। अब जरा इसको समझ लीजिए, इंग्लिश से उर्दू की तरफ जाइएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट है, या चलिए वर्ब है, इंग्लिश में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तीन चीजें मान लीजिए। वर्ब को उर्दू में हम फेल कहते हैं, सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं, और मफऊल को हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम मफऊल कहते हैं उर्दू में। अब ऐसे समझ लीजिएगा तो आसान पड़ेगा आपको। नहीं, फ़िल जो है आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट जो है आपका फाइल हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है आपका मफूल हो गया। तो किसी काम करने वाले को क्या करते हैं,
यानी जो करता है, जो वर्क कर रहा है, वो सब्जेक्ट है ना, वही क्या कहलाएगा आपको? फाइल, फाइल कहलाएगा। तो इसके अंदर है किसी काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो राइट जो इसका सही आंसर होगा, या आपको फाइल ही सही आंसर होगा। आगे है कवायद का वह हिस्सा इसमें हुरूफ के बारे में मालूमात हासिल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ के बारे में मालूमात हासिल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म हिजा, इल्म बलागत। तभी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये हिजा है, अलिफ ज्यादा है इसमें, ऐसा नहीं होगा क्या है? इल्म हिजा, बाज लोग इसे इल्म हिज्जा भी बोलते हैं। जी, सही आंसर बताइए। तो कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफ के बारे में हासिल की जाती है। अब हुरूफ से मुराद आप समझ सकते हैं कि हुरूफ की बनावट, लफ्ज और ये सब चीजें होती है, वो इल्म नहव के अंदर होती है। किसमें होती है? इल्म नहव के। आगे है 69, दर्जा झैल में वावे मादूला की मिसाल कौन सी है? वाव की तीन किस्में हमने पढ़ाया था, याद कीजिए इससे पहले क्लासों के अंदर के वाव की तीन किस्में हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। एक है वावे मारूफ, एक है वाव मजहूल, और एक है वावे मादूला। वाव की तीन किस्में हैं। वाव मारूफ कहते हैं जो वाव खींच कर पढ़ी जाए, वाव मजहूल कहती है जो वाव खींच कर ना पढ़ी जाए, वाव मादूला कहते हैं जो वाव लिखा जाए मगर पढ़ा न जाए। तो अब इसमें जो ऑप्शन है, वक्त है, ख्वाहिश है, और विर्द है, वजन है। ख्वाहिश लिखा जाता है उर्दू में, पढ़ा जाता है ख्वाहिश। जैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे लफ्ज है, केनाइफ है, नी है, किनी है, लेकिन उसको नी पढ़ते हैं। केनाइफ है तो उसको हम नाइफ पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको मादूला में आती है, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो ख्वाहिश होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ख्वाहिश। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? ख्वाहिश। अब ये है क्वेश्चन नंबर 70। सैल में वावे मारूफ की मिसाल बताइए। वक्त है, तूर है, वजन है, विर्द है। बहुत आसान है, सभी स्टूडेंट इसका जबरदस्त अंदाज में जवाब दीजिए। बहुत आसान है। इसका सही जवाब होगा तूर। तूर जो होता है
आपको तूर के अंदर जो वाव है इसको को थोड़ा खींचा जाता है। जैसे कोहे तूर, क्या है? कोहे तूर। कोहे तूर के अंदर क्या होता है? तूर, तूर की पहाड़। तो तूर जो है ये खींचा जाता है। 71 में है हुरूफ मुरक्कब की मिसाल कौन सी है? दो चीजें, हुरूफ मुफरद जैसे तन्हा कोई वर्ड है, हुरूफ मुरक्कब जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना है। जैसे मेरा नाम आफ्ताब है, अगर सिर्फ आफ्ताब रखा जाए तो ये हुरूफ मुफरद हो गया। फिर मोहम्मद आफ्ताब लगा दे या आफ्ताब आलम लगा दे, ये दो या दो से जो भी ज्यादा है वो सब मुरक्कब के अंदर का। या मिसाल में अहमद एक नाम है, किताब एक हिस्सा का, अब्दुल्लाह, अब्द प्लस अल्लाह, अल्लाह जान ही रहे, और अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। तो ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। इसका सही राइट आंसर होगा अब्दुल्लाह, यही करेक्ट आंसर और सही होगा। अब ऑब्जेक्टिव में आइए 72 में। इसमें क्या है कि आलिम का जिद क्या होगा? आलिम यानी जानकार, फाजिल होगा, जाहिल होगा, नेक होगा, अच्छा होगा। आलिम जानकार है, और जाहिल क्या होता है? जो बिल्कुल नहीं जानता है। तो सही आंसर क्या होगा? आपको अब ये तकरीबन आपको लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए जरा समझिए, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? अभी बताया इसमें नकरा हो या इसमें मारफा हो, उसकी जो तकरीबन किस्में आती है वो 7 किस्में आती है। कितनी किस्में आती हैं? वो तकरीबन 7 किस्में। आगे क्वेश्चन नंबर 75 में है कि 9 2 11 होना, इसका क्या मतलब है? 9 2 11 होना मतलब इसका क्या है, और उसके अंदर का क्या मतलब लिया गया है? तो पहले ऑप्शन में समझिए। मुहावरा ज़ल्बुल इम्साल मिसरा फ़िक्रम, फ़िक्रा बोलते हैं जुमला को। तो हम ऑप्शन को सही तरीके से बता देंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। को जुमला बोलते हैं। मिसरा शेर के पहले हिस्से को, शेर के पहले तह को मिसरा कहते हैं। ठीक है? मुहावरा जो असल माना से हटकर किसी और में माना में लिया गया। दरबुल इमसाल यानी कहावत, कि मुहावरा भी है उसके पीछे कोई घटना है, जैसे कौवे का काय काय करना, मुहावरा के साथ ये जरबुल इमसाल जरबुल मिसल बन जाता है। इस मुहावरा के पीछे अगर कोई कहानी है। 9 2 11 का मतलब होना कॉमन सी बात है, भाग जाना। कि आपका जो सही आंसर होगा ये आपका मुहावरा। तो मैंने आज आपको ग्रामर में दो टॉपिक पढ़ाया, इसमें नकरा और इसमें मारफा। फिर उसकी 7 7 किस्में, तो तकरीबन 14 चीजें हो गई कंटेंट में। उसके बाद तकरीबन 15 क्वेश्चन आसपास, यानी लगभग मैंने अपना ऑब्जेक्टिव भी कराया, आपका कंटेंट भी साथ साथ हल सॉल्व हो रहा है, और साथ साथ उसको आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो रहा है। और आप चाहिएगा इसको अच्छे तरीके से, जितना मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है तकरीबन 75 ऑब्जेक्टिव है, चाहिएगा तो इसको ओएमआर शीट पर टाइम लगाकर आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, तो इंशाल्लाह एग्जाम में डायरेक्ट आए। तो आज की क्लास एक पर समाप्त होती है, खत्म होती है। मैंने आज जो पढ़ाया है आपको, ये वीवीआई है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इसमें नकरा और इसमें, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा ढंग से। जब तक हम रुखसत होते हैं, हाफिज, सलाम अलैकुम।